नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम विश्व भूगोल के दूसरे चैप्टर यूनिवर्स को पढ़ रहे हैं। और यूनिवर्स में भी आज का हमारा टॉपिक है द स्टार, जहाँ हम स्टार फॉर्मेशन के विषय में देखेंगे। यहाँ हम ओरिजिन ऑफ स्टार के विषय में बात करेंगे और यहीं पर हम देखेंगे कि कोई भी तारा मरने के बाद किस प्रकार की सेलेस्टियल बॉडीज में कन्वर्ट होता है। तो चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले एक हम छोटा क्विक रिवीजन लेंगे प्रीवियस क्लास का, जहां हम लोगों ने बात किया हुआ था न्यूक्लियर फ्यूजन के विषय में। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस है ये मुख्य रूप से स्टार्स में देखने के लिए मिलती है। क्यों? क्योंकि स्टार जो है उसमें एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर है जो कि पृथ्वी पर नहीं है। इस कारण से जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस है वो पृथ्वी पर कराना असंभव है। और जैसे ही किसी भी स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिल करके एक हीलियम का एटम बनाते हैं। और जैसे ही हीलियम बनती है, यहाँ पर लाइट इमिट होना शुरू हो जाती है। यानी कि अब जो तारे हैं उनको खुद की ऊष्मा, खुद की एनर्जी जो है मिलना शुरू हो जा रही है। और यही कारण है कि हम तारों को कहते हैं कि तारे सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जिसके पास में एक हैवी मास एग्जिस्ट करता है। और आज हम इसी स्टार के विषय में बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब हम लोगों ने बात किया हुआ था बिग बैंग थियोरी के विषय में, तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो बिग बैंग है उस टाइम में जितने भी चीज़ें आपको ब्रह्मांड में देखने के लिए मिलती हैं, कुछ भी, चाहे हम आप ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें एक छोटे टाइनी पार्टिकल के रूप में एग्जिस्ट करती थी, जिसमें एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर के साथ में ये बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता था। यानी कि एक बहुत ही छोटे से एरिया में इतनी चीज़ें मेंटेन जो है थी। इसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के कारण, यानी कि अत्यधिक सकेंद्रण के कारण, इसमें सुपर एक्सप्लोजन की घटना होती है, महाविस्फोट होता है, जिसे हम नाम देते हैं बिग बैंग का। और इस बिग बैंग की प्रोसेस के कारण यहाँ से जितने भी मैटर्स निकलते हैं, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, अलग अलग प्रकार की गैसेज हो, और दूसरी जो फोर्सेस हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस थे, ये सारी चीज़ें इसी बिग बैंग के कारण जो है रिलीज़ होती हैं। इसके बाद जब ये बिग बैंग की प्रोसेस होती है और जब मैटर्स जो है फैलना शुरू हो जाते हैं, तो इन्हीं मैटर्स के आपस में जुड़ने के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जब ये मैटर्स जो फैले हुए होते हैं ब्रह्मांड में, ये जब आपस में मिलना शुरू होते हैं, तो इनसे अलग अलग प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी बनना शुरू होती हैं, जिनमें हमारी गैलेक्सी है, कॉमेट है, नेबुला है, प्लैनेट्स, स्टार, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें इन कारणों से जो है मिल करके बनना शुरू होती हैं। और इसी बीच में जब ये मैटर्स आपस में मिलते हैं, तो मान लीजिए ये कुछ डस्ट पार्टिकल हैं और प्लस यहाँ पर कुछ गैसेस हैं। जब ये आपस में मिलती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो इनमें जो है कोलिजन होना शुरू होता है। मान लीजिए ये 2 एटम्स हैं और ये आपस में मिले, तो इसमें क्या हुआ, इसमें कोलिजन होना शुरू हुआ। और जैसे ही ये आपस में कोलाइड होंगे तो इसमें फ्रिक्शन रिलीज होगी। और फ्रिक्शन जैसे ही इसमें रिलीज होगी, तो फ्रिक्शन के कारण, यानी कि घर्षण के कारण, यहाँ से लाइट इमिट होना शुरू होती है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। और जैसे ही तारों में ये घटना घटती है, तो यहाँ से कोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से जो स्टार हैं वो उनके बनने की जो है शुरुआत होती है। मान लीजिए कि ये 2 एटम्स हैं जो कि ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ग्रेविटी के कारण क्या होगा, ये 2 चीज़ें जो है, जो 2 एटम्स हैं, ये आपस में बहुत ही तेज स्पीड के साथ में जुड़ना शुरू होंगी। बहुत ही तेज स्पीड के साथ में इनका कोलिजन होना शुरू होगा। और जैसे ही ये आपस में जुड़ेंगी तो इनमें फ्रिक्शन की घटना होगी, यानी कि इसमें घर्षण शुरू होगा। और जब ये घर्षण शुरू होगा तो इसमें लाइट इमिट होना जो है शुरू हो जाएगी। और जैसे ही लाइट इमिट होगी, स्टार को अपनी एनर्जी, अपनी ऊष्मा जो है मिलने लगेगी। और यही कारण है कि हम स्टार के विषय में इसकी डेफिनेशन देते हैं कि ये जो तारे होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। इसके बाद में जब ये चीज़ें हो रही हैं, जब एटम्स आपस में मिल रहे हैं, तो इन कारणों से जो स्टार है वो मुख्य रूप से क्लस्टर ऑफ स्टार्स से मिलकर के बने होते हैं। क्लस्टर ऑफ
स्टार्स से मिलकर के बने हुए होते हैं, जो कि डस्ट पार्टिकल और गैसेस का एक समूह होता है। ये कुछ नहीं है, ये डस्ट पार्टिकल और गैसेस जब एक साथ मिलती हैं तो इन्हें ही हम क्लस्टर ऑफ स्टार कहते हैं। इन्हें ही हम नेबुला के रूप में भी जानते हैं, जिसको हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में जो है पढ़ा हुआ है इसके विषय में। तो जब ये चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, जिन्हें हम क्लस्टर ऑफ स्टार कहते हैं, तो यहीं से किसी भी तारे का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। और जब यहाँ पर जो एटम्स हैं, जब ये आपस में मिलते हैं तो इसका सबसे पहला जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसे हम बोलते हैं प्रोटो स्टार। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रोटो स्टार। यानी कि ये अभी फर्स्ट स्टेज है किसी भी स्टार के फॉर्मेशन की। और इसके कारण जब जो प्रोटोस्टार हैं, ये मुख्य रूप से केवल एक संरचना है, केवल एक रूप बनना भी शुरू हो रहा है किसी भी तारे का। तो जब प्रोटोस्टार बनना शुरू होता है तो अब देखिए अब क्या हो रहा है। अब जो भी मैटर्स जो है फैले हुए हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल गैसेस फैली हुई हैं इस ब्रह्मांड में, वो आपस में क्या हो रही हैं? अब वो आपस में जुड़ना शुरू हो रही हैं। इसके बाद में जब धीरे धीरे करके जब ये चीज़ें एक बड़े स्तर पर जुड़ना शुरू होंगी, यानी कि इनका लेवल अप होगा, तो इससे जो मैटर्स थे अभी ब्रह्मांड में फैले हुए, वो बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत ही स्पीड के साथ में आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो आपस में इनको पुल कर रही है। इसका एक सेंटर है जो कि अब धीरे धीरे जो है बड़ा होना शुरू होगा और एक टाइम के बाद में ये अपना एक स्टेज, अपनी एक आकार ले लेता है, जिसे हम कोर के नाम से बोलते हैं। या कोर बेसिकली सेंटर होता है किसी भी स्टार का। तो जब ये सेंटर है, जब ये कोर है, और इस कोर में ग्रेविटी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल की है, और इस कोर का जो है मास और डेंसिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। जो कोर है इसमें इनफाइनाइट डेंसिटी, एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर और इनफाइनाइट मास है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। और हमें ये पता है कि जिस भी सेलेस्टियल बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा उसमें ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसमें मास बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, इसमें ग्रेविटी भी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, जिस कारण से ये अब जितने भी मैटर इसके अराउंड जो है घूम रहे थे या अगल बगल इसके घूम रहे थे, वो क्या करेंगे, वो ग्रेविटी के कारण ये जो सेंटर है ये इसे इन सारी चीज़ों को अपनी ओर जो है खींचना शुरू करेगा। और एक टाइम के बाद में यहाँ पर कोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर कोर बन गया जिसके पास में इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, जब प्रेशर, मास और डेंसिटी आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या हो रही है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के रूप में हमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि एनर्जी जब बढ़ेगी तापमान उसके कारण जो है बढ़ता जाएगा। और जैसे ही, क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर है, इस कारण से यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना होना शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो अब मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं उसमें जो है वो आपस में कोलाइड करना जो है शुरू हो जाएंगे, और इस कारण से यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना होगी। हमने इसे पढ़ा हुआ था कि न्यूक्लियर फ्यूज़न जो है वो क्या होता है अपनी प्रीवियस क्लास में। तो इस न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण जो हाइड्रोजन के एटम हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम ये आपस में मिलते हैं, और इनके आपस में मिल करके बनने से एक हीलियम का एटम बनता है। और जैसे ही ब्रह्मांड में हीलियम बनेगी, जैसे ही ब्रह्मांड में हीलियम बनना शुरू होगी, तो इस कारण से यहाँ पर लाइट इमिट होना शुरू होगा। और जब कोर में लाइट इमिट होना शुरू हो रही है तो इस कारण से अब इसे जो है इसकी एनर्जी मिलना शुरू हो रही है, इसकी ऊष्मा इन्हें मिलना शुरू हो रही है। तो जो कोर का जो प्रोसेस होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है, जिस कारण से हम इसे मेन सीक्वेंस स्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो जो कोर है इसे हम क्या बोलते हैं, मेन सीक्वेंस स्टेज। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर जितनी भी मुख्य घटनाएं हैं जो कि न्यूक्लियर फ्यूज़न है वो यहीं पर आपको देखने के लिए मिल रही है। और इस कोर का एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर, मास है, जिस कारण से इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से ये क्या करेगा, ये चीज़ों को अपनी ओर खींचेगा। और आपको पता होगा कि
जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ बना रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये हमारा सन है और इसके अराउंड में जितने भी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करते हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए सन के पास में टेम्परेचर बहुत है, मास बहुत ज़्यादा है, लगभग इस पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास है, जिस कारण से ये क्या करेगा, ये दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या करेगा, अपनी ओर पुल करेगा, अपनी ओर खींचेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना हो रही है, जिस कारण से ये जो है यहाँ से थर्मल एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। और इस थर्मल एनर्जी के कारण जब ये बाहर की ओर जो है भेजी जाती है, तो यही कारण है कि जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं ये हमेशा बैलेंस मोड में रहते हैं, प्लस जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं उनकी खुद की ग्रेविटी है। तो इस कारण से जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न के कारण प्रोड्यूस होने वाले थर्मल एनर्जी और प्लस दूसरे प्लैनेट्स के पास में उपस्थित जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके कारण ही जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितनी भी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी हैं, वो हमेशा एक बैलेंस मोड में रहती हैं, आपस में इनका कोलिजन जो है नहीं होता है। और अब हम यहाँ चलते हैं, तो हम यहाँ देख रहे थे कि जो कोर है, कोर में इस तरीके की प्रोसेस हुई, लाइट इमिट हो रही है, सूर्य को अब एनर्जी मिलना शुरू हो रही है, स्टार को अब एनर्जी जो है मिलना शुरू हो रही है। और ये मेन सीक्वेंस स्टेज है, सबसे मेन प्रोसेस जो है वो यहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में जब कोर बन चुका है, अब यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना हो रही है, सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज भी यही आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अब क्या होगा, कोर के बाद में अब प्रॉपर तरीके से जो स्टार है वो अब बन जाएगा। अभी तक इसका एक केंद्र बना था, लेकिन अब क्या हुआ, अब ये पूरे मतलब अपने प्रॉपर स्टेज में अब ये आ चुका है, एक तारे का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। और अब जो है जब तारे का फॉर्मेशन हो चुका, यानी कि अब यहाँ पर जो प्रोसेस है वो चल रही है, तो इस कारण से जो स्टार है वो प्रॉपर तरीके से बन गया। अब क्या होगा, क्योंकि अब जो स्टार है वो अपनी बिल्कुल यंग एज में आ चुका है, तो अब इसमें जो फ्यूल के रूप में हम यूज कर रहे थे हाइड्रोजन को, क्योंकि देखिए स्टार में जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन है, लगभग है 20%, और इसमें जो है हीलियम जो है वो है 28%, और जितनी भी अदर चीज़ें हैं, कुछ भी चीज़ें वो हैं 2% के अंदर, और ये मिल करके पूरा 100% बनाती हैं। तो जब हाइड्रोजन जो है एक टाइम के बाद में जब इसका फ्यूल ख़त्म होने लगेगा, यानी कि जब इसका हाइड्रोजन जो है वो ख़त्म होने लगेगा, तो धीरे धीरे ये क्या होंगे, ये नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वही आपस में कोलाइड क्यों हो रहा है, वही आपस में मर्ज क्यों हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर तो अदर जो है एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं होते, वो आपस में मर्ज क्यों नहीं होते। तो इसके पीछे रीज़न है कि जो हाइड्रोजन है ये दूसरे एलिमेंट की अपेक्षा ज़्यादा लाइटर होती है, यानी कि दूसरे जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उनसे ये ज़्यादा हल्की है, जिस कारण से सबसे पहले जैसे ही टेम्परेचर वहाँ पर इंक्रीज़ होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलने लगेंगे। तो यहाँ पर ये कंपोजिशन होता है किसी भी स्टार का। तो ऐसे जो स्टार्स हैं वो आपको येलोइश या वाइटिश कलर के देखने के लिए मिलेंगे। और जो सबसे कूलेस्ट स्टार होते हैं, सबसे ठंडे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फ्रिज जैसे ठंडे हैं, मतलब है कि जो मैसिव मास वाले स्टार से सबसे कम है। तो ऐसे स्टार जो होते हैं वो जब इनका फ्यूल ख़त्म होता है तो वो रेडिश कलर के आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जब यहाँ पर स्टार का फ्यूल ख़त्म होगा तो ये जो है रेड कलर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके बाद जो घटना होती है, यहाँ पर ये बन जाते हैं रेड जायंट के रूप में। आइए इसे मैं इरेज कर रही हूँ और यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर अब स्पेस जो है नहीं बचा हुआ है। तो चलिए अच्छा इसी में लिख लीजिए। तो ये जो है बनते हैं रेड जायंट के रूप में, यानी कि इसे हम हिंदी में बोलते हैं लाल महादानव। तो ये जो है ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अब जो है देखिए यहाँ पर स्टार क्या था, अभी तक कोर बना हुआ था जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी थी, और इसके बाहरी जो है लेयर्स जो है वो बन चुके थे। अब क्या होगा, क्योंकि अब एनर्जी क्या हो रही है, अब एनर्जी ख़त्म हो रही है। तो एनर्जी जैसे जैसे ख़त्म होगी, इसके जो बाहर की चीज़ें हैं, बाहर का जो लेयर है, अब वो उसमें एक्सप्लोजन होना जो है शुरू होगा। और इस एक्सप्लोजन के कारण, यानी कि इस विस्फोट के कारण जो मैटर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे, ये अब
बाहर की ओर जो है निकलना शुरू होंगे, यानी कि अब इनका ह्रास होना शुरू होगा, अब ये नष्ट होना शुरू होंगे। तो ये जो है क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा है और मास इनका है कम, इस कारण से ये रेड जायंट के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लाल महादानव। अब क्या होगा, तो इस कारण से क्या होगा, रेड जायंट बन गए। तो इसके बाद जो है अब फ्यूल खत्म हो रही है, हाइड्रोजन जो है वो पूरा लगभग खत्म हो चुका है और इसमें अब थोड़ी बहुत हाइड्रोजन और हीलियम जो है बची हुई है। जिसके बाद में, क्योंकि देखिए अब चीज़ों का लगातार कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ बना दे रही हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या हो रहा है, इसमें विखंडन शुरू होगा, जिस कारण से लगातार जो है जो चीज़ें हैं, जो मैटर्स हैं, वो बाहर की ओर निकलना शुरू होंगे और ये अब ब्रह्मांड में फैलना शुरू होंगे। इसके बाद में जो हाइड्रोजन है वो खत्म हो रहा है और अब ये जो कोर है इसका, अब ये ज़्यादा सिकुड़ना शुरू होगा, अब ये क्रंच करना जो है शुरू होंगे। तो जब कोर जो है वो क्रंच करेगा, यानी कि जब कोर जो है वो सिकुड़ना शुरू होगा, जब फ्यूल खत्म होगी, तो जैसे ही इसमें फ्यूल खत्म होगी, यहाँ बना रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए ये स्टार है और इसमें अब हाइड्रोजन, इसकी जो फ्यूल है ये खत्म हो रही है। तो फ्यूल की एंडिंग में क्या होगा, जितनी भी चीज़ें अब यहाँ पर थी, यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रोसेस हो रही थी, अब ये भी खत्म होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फ्यूल खत्म है, हाइड्रोजन खत्म है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न की घटना आखिर कैसे होगी, क्योंकि अब टेम्परेचर भी जो है वो उस लेवल तक का मेंटेन जो है नहीं हो पाएगा। इस कारण से यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न की जो घटना है अब वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू होगी और अब जो है यहाँ पर जो थर्मल एनर्जी, जो कि अभी तक बाहर की ओर जो है निकल रही थी, अब ये निकलना जो है बंद हो जाएंगी और इस कारण से यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो क्या है, वो अब अपने सुपर पावर में आ जाएगा और ये थर्मल एनर्जी पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो जाएगा। वो पहले भी था, लेकिन फिर भी इससे कुछ एनर्जी तो बाहर रिलीज हो रही थी, लेकिन अब ये चीज़ भी पूरी तरीके से क्या है, अब ये चीज़ भी पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, जिस कारण से अब ये जो दूसरे मैटर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे, चाहे वो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी ही क्यों ना हो, इसको ये अपनी ओर खींचना शुरू करेगा और एक टाइम के बाद में जब यहाँ पर इस तरीके की घटना होंगी तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर संकेंद्रण बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक टाइम के बाद में ये एक्सप्लोड करेंगे, इसमें एक्सप्लोजन होगा, जिस कारण से इस एक्सप्लोजन को हम नाम देते हैं नोवा इवेंट की। क्या बोलते हैं हम इसे, नोवा इवेंट। तो जब यहाँ पर नोवा विस्फोट होगा, नोवा एक्सप्लोजन होगा, तो अब जितने भी मैटर्स थे ये आपस में वापस क्या करेंगे, अब ये ब्रह्मांड में जाना शुरू हो जाएंगे। केवल स्टार का कोर बचेगा और चूंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन लगभग खत्म हो गई थी जब ये रेड जायंट बने हुए थे। अब क्या होगा, अब नोवा विस्फोट के बाद में जो हाइड्रोजन था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और जो हीलियम थी वो थोड़ी बहुत अमाउंट में बची हुई है, जिस कारण से नोवा विस्फोट के बाद में ये दो प्रकार की सेलेस्टियल बॉडीज़ में कन्वर्ट होते हैं। पहला तो है व्हाइट ड्वार्फ में, तो सबसे पहले ये बनेंगे व्हाइट ड्वार्फ। क्यों बनेंगे, हम इन्हें व्हाइट ड्वार्फ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसमें हीलियम थोड़ी बहुत बाकी है, जिस कारण से ये बहुत ही हल्के से चमक रहे हैं। बाद में चल करके जब ये हीलियम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी तो ये ब्लैक ड्वार्फ में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद ये क्या बनते हैं, ब्लैक ड्वार्फ में ये कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस है किसी भी स्टार के फॉर्मेशन के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्टार के फॉर्मेशन की हो गई कि कैसे किसी तारे की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से ये जो लाइफ साइकिल है वो चल रहा है और बाद में जब डेथ हो रही है तो वो किन स्टार्स में जो है किस सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये केवल समझने के लिए था। अब हम इसे एक अच्छी इमेज जो है ड्रॉ करके आपको मैं समझाती हूँ इसे, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो अब मैं इसे इरेज करती हूँ। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि स्टार फॉर्मेशन के विषय में कि किसी तारे की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है, और यही हम लोगों ने समझा कि कोई जो तारा है वो मरने के बाद या तो
व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, पल्सर या ब्लैक होल में से किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन अभी भी हमें ये पता नहीं चला था कि वो कौन सा तारा है जो कि मरने के बाद इन सेलेस्टियल बॉडीज़ में कन्वर्ट होगा। इसके लिए चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जी आए, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट को प्रपोज किया, और यही कारण है कि आज हम सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपने वापस से टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, चंद्रशेखर लिमिट को प्रपोज किया था इंडिया के जियोलॉजिस्ट चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के द्वारा। इन्होंने इस लिमिट को बताया कि ये जो लिमिट है ये 1.44 सोलर मास के बराबर है। यहाँ पर सूर्य के मास को आधार माना गया और ये कहा गया कि अब हम सूर्य के मास को आधार मान करके दूसरे स्टार्स की गणना करेंगे और फिर बताएंगे कि कौन सा तारा मरने के बाद किस सेलेस्टियल बॉडी में परिवर्तित होगा। इसके लिए 3 प्रकार के कंडीशन दिए गए। पहला, ऐसे तारे या ऐसे स्टार जिनका मास जो है वो सूर्य के मास से कम हो या सूर्य के मास के बराबर हो, या कह सकते हैं कि ऐसे सभी तारे जो कि 1.44 सोलर मास से उनका मास कम हो या फिर बराबर हो, ऐसे सभी स्टार्स या तो वाइट ड्वार्फ बनेंगे या ब्लैक ड्वार्फ बनेंगे। वाइट ड्वार्फ क्यों बन रहे हैं? क्योंकि अभी भी इसमें हीलियम जो है वो बची हुई है। जब हीलियम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पूरी तरीके से डार्कनेस आ जाएगी, तो ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडी हैं इन्हें हम ब्लैक ड्वार्फ के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन है, ऐसे सभी तारे जिनका मास 1.44 सोलर मास से लेकर के 3 सोलर मास के बीच में है, ऐसे सभी तारे जब इनकी डेथ होगी तो ये न्यूट्रॉन स्टार के रूप में परिवर्तित होंगे। और आपको पता है कि आपको बताऊं कि जो न्यूट्रॉन स्टार होता है ये इतना ज़्यादा डेंस होता है कि अगर हम इसमें से एक चम्मच केवल निकाल लें तो उस चम्मच में लगे हुए जितने भी मटेरियल हैं उनका जो वेट होगा वो माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा उसका भार होता है। तो इस कारण से जो न्यूट्रॉन स्टार हैं बहुत ही ज़्यादा डेंस सेलेस्टियल बॉडी होती है, और जब यही न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही तेज़ी से स्पिन करते हैं तो इससे जो है ढेर सारी लाइट इमिट होती है। इतनी तेज़ ये स्पिन करते हैं इस कारण से, तो इन्हें हम बोलते हैं पल्सर। और इसके बाद तीसरी कंडीशन है कि ऐसे तारे जिनका मास जो है 3 सोलर मास से ज़्यादा हो, यानी कि ऐसे सभी तारे जिनका मास जो है सूर्य के मास से 3 गुने से भी ज़्यादा हो, ऐसे स्टार ब्लैक होल के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो ये है चंद्रशेखर लिमिट के विषय में, जहाँ पर इन सारी चीज़ों को बताया गया, और इनके इस योगदान के लिए इन्हें 1983 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया है। तो ये है चंद्रशेखर लिमिट के विषय में, और इन सारी चीज़ों के विषय में इसकी हम डेफिनेशन यहाँ लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना हो तो, कि यहाँ इस तरीके से आप कर लीजिए। चलिए, इसमें हम लिखने जा रहे हैं कि चंद्रशेखर लिमिट होती क्या है। तो देखिए, तो इसे हम लिख सकते हैं कि किसी अस्थाई वाइट ड्वार्फ प्लैनेट का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट कहलाता है। इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम मास at which a star near the end of its life cycle can become a white dwarf
and above which the star will collapse to form a न्यूट्रॉन स्टार स्लैश या और ब्लैक होल। तो ये जो है डेफिनेशन है चंद्रशेखर लिमिट की, जिसमें बताया गया कि किसी, ये इसकी डेफिनेशन है चंद्रशेखर लिमिट की, जिसमें बताया गया कि किसी अस्थाई व्हाइट ड्वार्फ प्लैनेट का अधिकतम संभावित द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट कहलाता है। द मैक्सिमम मास एट विच अ स्टार नियर द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल कैन बिकम अ व्हाइट ड्वार्फ एंड अबोव विच द स्टार विल कोलैप्स टू फॉर्म अ न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। तो ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पर आपको अगर इसे नोट करना होगा तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। बाकी ये चीज़ें जो है ज़रूरी हैं और आप इसे जो है नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है हम इन चीज़ों के विषय में आगे अभी स्लाइड में हम लोग इसको देख लेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। और आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ गई हो तो अब मैं इसे रेज करती हूँ और अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है लिमिट, और ये जो होता है ये होता है 2.765 इंटू 10⁻30 किलोग्राम के बराबर। तो ये ज़रूरी नहीं है, आपसे एग्ज़ाम में ये भी आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे केवल जितनी चीज़ें ये लिखी हुई हैं आपसे केवल वो चीज़ें पूछी जाएंगी। तो चलिए अब मैं इसे इरेज करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये एक इमेज है लाइफ साइकिल ऑफ द स्टार के विषय में, जहाँ हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा हुआ था कि ऐसे तारों के विषय में जिनका मास जो है वो 1.44 सोलर मास से कम है, जैसे कि हमारा स्टार सन। तो यहाँ पर हम अब दो कंडीशन यहाँ पर लेंगे। पहला तो है ऐसे तारे जिनका मास जो है सूर्य के मास से कम है, और दूसरा ऐसे तारे जिनका मास जो है वो 1.44 सोलर मास से ज़्यादा है, यानी कि सूर्य से बड़े आकार के तारों के विषय में। तो देखिए, जब स्टार फॉर्मेशन होगा तो इसकी बर्थ होती है सुपर क्लस्टर से। सुपर क्लस्टर डस्ट पार्टिकल और गैसेस के एक समूह होते हैं। बाद में प्रोटोस्टार बनता है, जो कि किसी भी तारे की पहली स्टेज होती है। यहाँ पर शेप जो है फॉर्मेशन होना शुरू होता है किसी भी तारे का। फिर धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ेगी और सबसे पहली बार कोर जो है बनना शुरू होगा, जिसमें सबसे जो मुख्य घटनाएं होती हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की, वो यहाँ पर जो है शुरू होती हैं, जिस कारण से हम कोर को मेन सीक्वेंस स्टेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जितनी भी मुख्य घटनाएं हैं वो यहाँ पर घटित होंगी। इस कोर में मैक्सिमम लेवल का टेम्परेचर, मास और डेंसिटी होती है, और जिस भी चीज़ की मास जितनी ज़्यादा रहेगी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज़्यादा जो है रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल के टेम्परेचर के कारण यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जिस कारण से 4 हाइड्रोजन के एटम एक हीलियम के एटम में कन्वर्ट होंगे, और जैसे ही हीलियम बनेगी यहाँ लाइट इमिट होना शुरू हो जाएगी, और यही कारण है कि हम कोर को एनर्जी सोर्स ऑफ द स्टार कहते हैं। इसके बाद कोर के बाद में स्टार फॉर्मेशन होगा। अब स्टार जो है अपनी यंग एज में आ चुका है, प्रॉपर तरीके से बन चुका है। धीरे धीरे करके इसके फ्यूल जो है वो खत्म होना शुरू होंगे, हाइड्रोजन खत्म होगी, और अब इनका डेथ प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। और जैसे ही इसकी डेथ होगी, ये सबसे पहली बार रेड जायंट के रूप में हमें देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब फ्यूल जो है वो खत्म हो रहा है। और हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था कि किसी भी तारे का जो कलर होता है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करता है। पहली जो हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ मैंने इसे गलत बोल दिया था कि जो कलर होता है वो शाइन यानी कि प्रकाश के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसे आप करेक्ट कीजिएगा कि जो कलर होता है किसी भी तारे का वो उसके मास के कारण जो है होता है। जिस भी तारे का मास जितना ज़्यादा वो ब्लू कलर, फिर धीरे धीरे करके वाइट, येलो, इस तरीके से जो है बनना शुरू होते हैं। चूँकि हमारा जो सन है उसका मास क्या है, उसका मास जो है कम है, इस कारण से ये जो है येलो कलर के हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद में जब रेड जायंट की घटना होगी, लाल महादानव ये बनेंगे। इसके बाद में इसमें एक्सप्लोजन होगा, जिस एक्सप्लोजन को नाम दिया जाता है नोवा परिघटना का। और नोवा जो होते हैं वो एक तरीके के प्लैनेटरी नेबुला होते हैं। हमने पढ़ा हुआ था जब हम नेबुला पढ़ रहे थे कि किसी भी तारे का जन्म भी नेबुला से होता है, और अगर कोई तारे मरते हैं तो वो वापस से नेबुला में जो है कन्वर्ट होते हैं। तो जब ये नोवा
इवेंट यहाँ पर होगा, यानी कि अब जो है वो स्टार बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। तो सबसे पहली बार ये वाइट ड्वार्फ में बनेंगे। वाइट ड्वार्फ के बाद जब हीलियम भी खत्म हो जाएगी, फ्यूल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तब ये ब्लैक ड्वार्फ के रूप में जो है हमें दिखाई देंगे या ब्लैक ड्वार्फ में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब यही सारी प्रोसेस जो है किसी बड़े तारे के साथ में होती है या ऐसे तारे के साथ होती है जिनका मास 1.44 सोलर मास से ज़्यादा है, या ये ऐसे तारे हैं जो कि सूर्य से जो है ज़्यादा जो है बड़े हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो कि सबसे नियरेस्ट स्टार है सन का, उसके साथ में। तो अगर इस तारे के साथ में ये घटनाएं होंगी तो सबसे पहले सुपर क्लस्टर से इनका निर्माण होगा, फिर प्रोटोस्टार बनेंगे, कोर का फॉर्मेशन होगा, फिर तारे बनेंगे, और मेन प्रोसेस अब यहाँ से जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहली बार जैसे ही इसका डेथ होगा, ये अब रेड जायंट में कन्वर्ट ना हो करके रेड सुपर जायंट में कन्वर्ट होंगे। क्यों कन्वर्ट होंगे? क्योंकि इनके पास में ज़्यादा मास है, इस कारण से। और जब रेड सुपर जायंट ये बनेंगे तो इसमें जो एक्सप्लोजन होगा वो सुपर एक्सप्लोजन होगा, महाविस्फोट होगा, जिस कारण से हम इसे नाम देते हैं सुपरनोवा का। और जब सुपरनोवा कंडीशन होती है तो अब वापस से हम याद कीजिए, जब हम लोग चंद्रशेखर लिमिट को पढ़ रहे थे, अब ये चंद्रशेखर लिमिट हमें यहाँ पर समझ में आएगी। तो ये वापस से दो तरीके के सेलेस्टियल बॉडी में कन्वर्ट होंगे। सबसे पहला न्यूट्रॉन स्टार, जिनका मास जो है 1.44 सोलर मास से 3 सोलर मास के बीच में है, और दूसरा है ब्लैक होल, जिनका मास जो है 3 सोलर मास से जो है ज़्यादा है। और यहीं पर हमने पढ़ा हुआ था कि न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं। जब ये स्पिन करते हैं बहुत ही तेज़ी के साथ में तो इन्हें हम पल्सर बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट इमिट हो रही है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, इस कारण से हम इसे लाइट हाउस ऑफ द यूनिवर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक लाइफ साइकिल है किसी भी स्टार की। आप इस फिगर को बना लीजिएगा, ये ज़रूरी है। और अब हम जो है जो चीज़ें बची हुई हैं, देखिए हम काफ़ी चीज़ें जो है समझ चुके हैं, और अब हमें केवल फैक्चुअल चीज़ों को जो है लिखना है। कॉन्सेप्ट ज़रूरी होते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले चीज़ों को समझा दिया। अब हम जो बची हुई चीज़ें हैं उन्हें हम लिखेंगे। तो मैं आपको स्लाइड्स जो है यहाँ पर लिख दे रही हूँ, आप इसे जो है नोट कर लीजिएगा। और अब मैं इसे जो है इरेज कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें जो है अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हम लोग इसे पहले ही समझ चुके हैं इसलिए। तो चलिए इसे मैं इरेज कर रही हूँ। तो इसे हम इस एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। जो भी बचे हुए नोट्स हैं या जो भी चीज़ें ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं, लेकिन जो कुछ भी चीज़ें बची हुई हैं वो मैं अभी आपको हैंड रिटन नोट्स जो मेरी होगी वो, या फिर पीपीटी के माध्यम से मैं इसे शेयर कर दूंगी। और आज के क्लास के लिए इतना ही। और चीज़ें अगर आपको कैसी लग रही हैं प्लीज़ आप ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं अगर एफर्ट्स कर रही हूँ आपके लिए और आपके अकॉर्डिंग मैं कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ जो है अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास में कुछ भी सजेशन है मेरे लिए, या आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ जो है इसे शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।